हाँ जी, नमस्कार। मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज हम मेडाइवल हिस्ट्री के पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 44 को। यात्रा जारी है और आज होपफुली हमारी मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपकी मेडाइवल हिस्ट्री आज खत्म कर देंगे, भले ये लेक्चर कितना ही लंबा जाए, 40-50 मिनट 1 घंटे का, लेकिन आज खत्म करेंगे। देखो, हम पढ़ के रहे थे अभी मेडाइवल हिस्ट्री में, हम पढ़ रहे थे कि कैसे भारत के छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया। जिस क्रम में हम अवध को कैसे जीता, बंगाल को कैसे जीता, पंजाब को, हैदराबाद को, मराठों को कैसे जीता, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हमें सिर्फ पढ़ना है लास्ट की कर्नाटक और मैसूर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कैसे लिया। उससे पहले मैं लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन करा देता हूं। आप कॉपी पेन निकाल लो और पीछे का पढ़ते रहना, ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं, हमने सब पढ़ लिया है। ये देखो, अगर हम नक्शे के माध्यम से चीजें समझे, हमने पढ़ लिया है मराठे तो वैसे ही 1761 के युद्ध के बाद बर्बाद हो गए थे। 1761 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली मराठों को मार के गया। उसके बाद कुछ पेशवाओं ने कोशिश करी मराठाओं को दोबारा खड़ा करने की, लेकिन रघुनाथ राव जाके मिल गया था अंग्रेजों से, और उसके बाद अंग्रेजों ने यहां पर फूट डाल डाल के मराठों को अपने कब्जे में कर लिया। हमने देखा हैदराबाद में निजामुल मुल्क चिंगलिस खान की मृत्यु के बाद कैसे अंग्रेजों ने यहां पर अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। लास्ट क्लास में हमने पूरा ये पंजाब जम्मू कश्मीर वाले एरिया को पढ़ लिया था कि कैसे रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद शेर सिंह आए, नौनियाल सिंह आए, खड़क सिंह आए, सबको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। उससे पहले हम पढ़ चुके थे कैसे यूपी, अवध, लखनऊ, कानपुर वाले एरिया को उन्होंने जीता, और साथ में हमने पढ़ा था कैसे बंगाल को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया। देख लो, संपूर्ण भारत को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। आज हमें पढ़ना है कि कैसे उन्होंने कर्नाटक वाले एरिया को जीता था और कैसे मैसूर वाले एरिया को। इस तरीके से पूरे भारत पर कंट्रोल हो जाएगा किसका? अंग्रेजों का। भैया, पंजाब में मुख्य राजा कौन थे? तो पंजाब में मुख्य राजा थे रणजीत सिंह। अवध में कौन था? तो अवध में लास्ट राजा वाजिद अली, जिसको वाजिद अली को मार के भगा दिया था, इसी ने भूल भुलैया बनवाई थी। बंगाल में बात करें तो बंगाल में मीर कासिम और मीर जाफर, मीर कासिम और साथ में मीर जाफर, ये 2 राजा थे। हैदराबाद में निजामुल मुल्क चिंगलिस खान। आज हमें पढ़ना है एक कर्नाटक के बारे में और दूसरा मैसूर के बारे में। इनके बारे में पढ़ लेंगे तो संपूर्ण हमें समझ आ जाएगा कैसे अंग्रेजों ने चीजों को अपने कब्जे में लिया। आज हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं, देखो, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में पढ़ समझना शुरू करो। कर्नाटक का एक स्वतंत्र राजा था जिसका नाम था सादतुल्ला खान। सादतुल्ला खान 1740 से पहले तक कर्नाटक रहा सादतुल्ला खान के कब्जे में, और सादतुल्ला खान ठीक ठाक राजा था। लेकिन 1740 के आसपास सादतुल्ला खान की हो गई मृत्यु। और आप जानते हैं, जैसे ही इन दिनों पूरे संपूर्ण भारत में ट्रेंड चल रहा था कि जैसी राजा की मृत्यु होती थी, बेटे आपस में लड़ जाया करते थे गद्दी के चक्कर में, और इसी स्थिति का फायदा उठाते थे अंग्रेज, और अंग्रेज आके कर लिया करते थे उस वाले एरिया पर कब्जा। सेम कर्नाटक में सादतुल्ला खान की मृत्यु के बाद कर्नाटक में आपसी गृह युद्ध फैल गया कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। जाहिर सी बात है, गद्दी के लिए तो सब लड़ते ही हैं। अब इसमें होता क्या है कि कर्नाटक में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो बहुत बड़े लेवल पर युद्ध कर सके, किसी से लड़ सके। अंग्रेजों ने बोला कर्नाटक छोटा सा प्रांत है, छोटा सा राज्य है, अभी गृह युद्ध में उलझा हुआ है, इससे अच्छा मौका हम पे नहीं होगा, जाते हैं और कर्नाटक में मार कर करा के कर्नाटक को अपने एरिया में मिला लेते हैं। लेकिन डेस्टिनी में लिखा कुछ और ही था। उन दिनों यूरोप में बहुत भयंकर युद्ध हो गया। किस किस के बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब देखो होता क्या है, इधर कर्नाटक के लिए तो अंग्रेज बाद में लड़ते, इधर यूरोप की बात है। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस 1742 में आपस में लड़ गए। यूरोप में 1742 में ये आपस में लड़ गए। 1740 के आसपास सादतुल्ला खान की मृत्यु हुई है, और 1742 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ गए। इनका लड़ने का कारण क्या था कि यूरोप में एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। इस ऑस्ट्रिया पर इंग्लैंड कह रहा था मैं कब्जा करूंगा, और फ्रांस कह रहा था मैं कब्जा करूंगा। ये 1742 की बात है। अब जब दोनों ये आपस में लड़ गए ना, तो इस युद्ध की चिंगारी कहीं ना कहीं भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लग गई। कि कैसे? कि वहां पर इंग्लैंड के लोग फ्रांस में लड़ रहे हैं, तो यहां भी इंग्लैंड और फ्रांस में आपस में लड़ाई हो गई।
तो भारत में जो ये युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसका कारण क्या था कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के लोग ने आपस में मार कर ली थी। ऐसा होता है ना कि ले मेरे गांव में तेरे चाचा ने मेरे चाचा को मारा, यहां मैं तुझे लपेटूंगा, सेम हो गया ये। तो युद्ध में 1742 में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण इंग्लैंड भी कर देता है और फ्रांस भी, और दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी की चिंगारी भारत में लग जाती है और भारत में कर्नाटक को जीतने के लिए युद्ध हो जाता है। किस किस के बीच में? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। और यह बात है 1742 की। 1742 से 1744 तक ये 2 साल तक युद्ध चलता है। भाई युद्ध हो रहा है फ्रांस और इंग्लैंड, 2 महाशक्तियों में, तो युद्ध ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा कि गए किसी के ईंट मार के आ गए और युद्ध खत्म। ये तो 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है कर्नाटक पर कब्जा करने के लिए, और ये 2 साल युद्ध चला। भारत में क्या कंडीशन थी कि भारत में युद्ध को जीत रहा था फ्रांस। कौन जीत रहा था? फ्रांस। लेकिन यूरोप में युद्ध जीत रहा था इंग्लैंड। यूरोप में कौन जीत रहा था? इंग्लैंड। और इंग्लैंड बड़ा समझदार था, इंग्लैंड बहुत ही समझदार था। इंग्लैंड जानता था कि अगर हमें भारत पर कब्जा करना है तो किसी ना किसी तरीके से फ्रांस को शांत करना पड़ेगा। तो जैसे ही इधर इंग्लैंड जीतने वाला था, इंग्लैंड में जैसे इधर ये यूरोप में जब इंग्लैंड युद्ध जीतने वाला था, तो इंग्लैंड ने यहां पर युद्ध को विराम लगाने की इनसे पेशकश करी फ्रांस वालों से कि युद्ध को रोक दिया जाए। और फ्रांस वालों को लगा कि ठीक है, हम तो हार रहे हैं तो हम क्यों ना युद्ध को रोक देते हैं। लेकिन इंग्लैंड ने शर्त रख दी कि अगर आप यहां का युद्ध रोकोगे तो आपको यहां का भी युद्ध रोकना पड़ेगा। और यहां पर एक्चुअली फ्रांस जीत रहा था, लेकिन क्योंकि फ्रांस जानता था कि अगर हम इनकेस यूरोप में हार गए तो हमारा मनोबल टूटेगा, इसलिए फ्रांस ने इस संधि पर साइन करा। यह संधि होती है पहली संधि, जिस संधि को बोला जाता है एला सापा की संधि। एला सापा की संधि होती है, और इस संधि के तहत जो पहला युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कर्नाटक को जीतने के लिए, वो एला सापा की संधि के तहत रुक जाता है। लेकिन भारत में फ्रांस जो जीत रहा था ना, वो बड़े ही टक्कर के साथ जीत रहा था, मतलब इंग्लैंड को बिखेर रखा था उसने। और उन दिनों अगर फ्रांस की साइड से भारत में कोई इंग्लैंड से युद्ध लड़ रहा था तो उसका नाम था गवर्नर डुप्ले। फ्रांस की साइड से कौन लड़ रहा था? एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। अब डुप्ले की जितनी तारीफ करी जाए शुरुआती दौर में उतनी कम। ये प्लानिंग बनाने में अंग्रेजों का भी बाप था। और कर्नाटक वाले एरिया में जो इसने अंग्रेजों में बजाया है, अंग्रेज देखते रह गए कि यार ये क्या बंदा है कि अकेले इसने बताओ हमारे हाथ पैर छुड़ा दिए। अब यहां पे फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जितने भी फ्रांस के व्यापारी या जितने भी फ्रांस के गवर्नर भारत में व्यापार करने या भारत पर राज करने आए थे, वहां जो फ्रांस में राजा या रानी बैठे थे वो उनको उतना सपोर्ट नहीं करते थे। तो फ्रांस के जो भी व्यापारी या राजकुमार तो नहीं, जो भी व्यापारी या गवर्नर भारत में आते थे वो कहीं ना कहीं अपने राजा के दबाव में रह के काम करते थे। और उन दिनों फ्रांस में बहुत ही एक करप्ट सरकार थी, बिल्कुल बेबुद्धि की सरकार थी। इसी के आसपास इसलिए आप देखते हैं फ्रांस में क्रांति भी हुई। लेकिन वहीं इसका उल्टा था कि अंग्रेजों के जो यहां पर गवर्नर आया करते थे, व्यापारी आया करते थे, उन्हें कहीं ना कहीं इंग्लैंड से राजा महाराजाओं का पूरा साथ था। जब भी जितने भी गवर्नर इंग्लैंड में संदेश पहुंचाया करते थे कि राजा जी हमें इतनी आर्मी चाहिए, तो इंग्लैंड से तुरंत उतनी आर्मी सप्लाई करी जाया करती थी। लेकिन फ्रांस ने अपने गवर्नरों से मना कर दिया था कि आप जगह जगह जाके युद्ध लड़ेंगे तो मैं आपको आर्मी की सप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन इधर फ्रांस में जो भारत का जो गवर्नर था, ये जो फ्रांस की साइड से गवर्नर आया था डुप्ले, इसके समय सबसे बड़ी एक समस्या क्या हो गई कि जब डुप्ले इस युद्ध को जीत रहा था, भारत में, तो उधर फ्रांस ने जाके इंग्लैंड से समझौता कर लिया और युद्ध को रोक दिया। डुप्ले के अंदर यह बात रहेगी कि यार फ्रांस की सरकार इतनी पागल है, अगर किसी तरीके से सिर्फ 3-4 महीने युद्ध को और ना रोकती तो मैं इंग्लैंड को पूरी तरह कर्नाटक वाले एरिया से मार के भगा देता। तो डुप्ले के अंदर ये एक पॉइंट ऑफ ये रह गया कि यार गलत समय पे युद्ध रुका, मैं तो दोबारा अंग्रेजों पे अटैक करूंगा और अंग्रेजों को मार काट के यहां से भगाऊंगा। लेकिन इस बार डुप्ले ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि डुप्ले ने अपने फ्रांस के राजा रानियों को नहीं बताया कि मैं फिर दोबारा भारत में अंग्रेजों पर अटैक करने जा रहा हूं। और क्योंकि डुप्ले ने नहीं बताया तो इस बार फ्रांस से आर्मल सपोर्ट डुप्ले को नहीं मिला। और फ्रांस ने क्लियर बोल दिया डुप्ले से कि तूने किससे बोल के आक्रमण करा अंग्रेजों पे। और इसका जस्ट उल्टा, अंग्रेज उधर इस बार युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके थे।
वो जानते थे पहले युद्ध में हम हारने की कगार पे थे, तो दुश्मन सोचेगा कि अभी सामने वाला हारा हुआ है, क्यों ना इस पर अटैक कर दिया जाए, जैसे कुत्ते करते हैं, जो डर रहा होता है उसे और भौंक भौंक के डराते हैं। सेम अंग्रेज जानते थे कि हम पहले युद्ध में भारत में डुप्ले से हारे हैं, डुप्ले का आत्मविश्वास बहुत चरमोत्कर्ष पे है, ऐसा हो सकता है कि वो अपने आत्मविश्वास के थ्रू हम पे दोबारा से अटैक कर दे और इस बार हो सकता है कि हम हार जाएं, इसलिए अंग्रेजों ने अपने आप को इस बार तैयार कर लिया था। डुप्ले को ये चीज पता ही नहीं थी और डुप्ले फिर दोबारा से अटैक कर देता है, किस पर? अंग्रेजों पर, कर्नाटक में। इस बार क्योंकि अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ थे, अंग्रेज डुप्ले को मारते हैं गंदा, और इस बार फ्रांस भारत में हारता है। और दूसरे युद्ध में एक संधि होती है जिस संधि को बोला जाता है पौंडीचेरी की संधि। पौंडीचेरी की संधि, दूसरी संधि पौंडीचेरी की संधि होती है, और इस संधि के तहत फ्रांस को अंग्रेजों की बात माननी पड़ती है। कारण क्या था कि डुप्ले ने सिर्फ अपने एक्साइटमेंट में अंग्रेजों पर अटैक कर दिया, ना कोई प्लानिंग, ना फ्रांस से सपोर्ट था। इधर इंग्लैंड इस बार तैयार बैठा था, उसे इंग्लैंड का भारत में अच्छा खासा वर्चस्व था, ऊपर से इंग्लैंड को अपने देश से भी सपोर्ट था, इसलिए दूसरी बार के अटैक में उसने फ्रांस को अच्छे से निपटा दिया। ठीक है, तो पहला युद्ध कर्नाटक में हुआ है किस किस के बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांस पहले युद्ध में जीत रहा था, उस समय गवर्नर कौन था? डुप्ले। लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए युद्ध को रोक दिया और एक संधि करी, एला-सापा की संधि। इस संधि से डुप्ले खुश नहीं था, इसलिए डुप्ले ने दोबारा अंग्रेजों पर अटैक किया। इस बार अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ आए और डुप्ले को हरा दिया, और हराने के बाद अंग्रेजों ने इस बार फ्रांस से संधि करी, पौंडीचेरी की संधि। लेकिन फिर एक बार समय पलटा, अगेन यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज दोबारा एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हो गए। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत कॉमन टॉपिक मिलेगा, 7 वर्षीय युद्ध, 7 साल चलने वाला युद्ध, जो युद्ध चला था 1756 से 1763 तक। किस किस के बीच में चला था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसका कारण क्या था कि फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हम जाके ज्यादा एरिया को घेरें, और इंग्लैंड के अंदर ये भावना थी कि नहीं, फ्रांस को डोमिनेट करके हम ज्यादा जगह को अपने पास घेरें। तो इधर उधर के देशों पर कब्जा करने के चक्कर में फ्रांस और इंग्लैंड के साथ दो युद्ध, एक युद्ध चला बहुत लंबा 1756 से 1763 तक, जिस युद्ध को बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल चलने वाला युद्ध। पूरे संसार में इन दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, डच पैर फैला रहे थे, और जो जो कमजोर कंट्रियां थी उन पर जाकर अपना दबदबा बना रहे थे। चाहे इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, जितने भी कमजोर देश थे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब में जाके अंग्रेजों ने और पूरे यूरोपियन कंट्री ने अपना दबदबा बनाया। इसी दबदबे को बनाने के चक्कर में 7 साल युद्ध होता रहा इंग्लैंड और फ्रांस में। लेकिन भारत में आखिरी युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है वो होता है 1760 में। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है वांडीवास। किस नाम की? वांडीवास। एक वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, और इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांस को इतना गंदा मारते हैं कि फ्रांस से, भारत से पूरी तरह फ्रांस का जो दबदबा खत्म हो जाता है। वो कब होता है? 1760 में। कौन खत्म करता है 1760 में फ्रांस का दबदबा? इंग्लैंड। तो फाइनली 1760 का जो युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध, ये युद्ध ऐसा होता है जो भारत से फ्रांस के पूरे दबदबे को खत्म कर देता है। लेकिन और कहीं ना कहीं यूरोप में या इंडोनेशिया वाले एरिया में या भारत के दक्षिणी वाले जो देश है, नीचे दक्षिण पश्चिमी पूर्वोत्तर जो ये देश है, वहां पर कहीं ना कहीं फ्रांस लगातार इंग्लैंड को टक्कर दे रहा था। और फाइनली 1763 तक आते आते इंग्लैंड ने हर जगह से फ्रांस को घसीट दिया, और लास्ट में 1763 में एक संधि हुई। किस किस के बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जिस संधि को बोला गया पेरिस की संधि। फ्रांस की राजधानी है जी पेरिस की संधि, और इस पेरिस के संधि के तहत फ्रांस को मजबूर किया गया कि बेटा अब तुम अपना तकिया बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकलो। ठीक है जी। तो 1763 में संधि हुई पेरिस की। इससे पहले देखो 3 संधियां हमने पढ़ ली। जो पहली संधि हुई वो हुई एला-सापा की संधि, एला-सापा की संधि। ठीक है। दूसरी जो संधि हुई वो हुई पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि। और जो तीसरी जो संधि हुई वो हुई
पेरिस की संधि। ठीक है, इस युद्ध में जीता था फ्रांस, इस संधि को करवाने वाला फ्रांस था। बाकी इन दोनों संधियों में दबदबा था किसका? ब्रिटेन का। और फाइनली 1763 में फ्रांस को भारत से खदेड़ दिया गया और पूरे कर्नाटक वाले एरिया पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है जी, तो कर्नाटक वाले एरिया को आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो, कर्नाटक में भारत का तो कोई राजा का रोल था ही नहीं। कर्नाटक के लिए तो लड़ रहे हैं फ्रांस और इंग्लैंड, बाकी सब में तो चलो भारत के राजाओं को हराना था। जैसे आपने पंजाब का इतिहास पढ़ा, रणजीत सिंह को हराना था, उसके बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलेर सिंह, उनको हराना था। आपने अवध का पढ़ा, वाजिद अली को हराना था, सुजाउद्दौला को हटाना था। यहां कर्नाटक में तो कोई ऐसा राजा था ही नहीं भारत का राजा जो अंग्रेजों के लिए चुनौती हो। कर्नाटक में अगर अंग्रेजों के लिए कोई चुनौती थी तो वो था फ्रांस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? फ्रांस से 3 युद्ध हुए। एक पहला जो फर्स्ट ट्रीटी हुई या समझौता हुआ या संधि हुई वो याद रखनी है। सेकंड ट्रीटी याद रखनी है, जरूर पूछी जाती है ये। ठीक है, और हमें थर्ड ट्रीटी, इन्हें समझौते बोलते हैं, थर्ड ट्रीटी याद रखनी है। पहला जो समझौता हुआ था वो एलासापा की संधि हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। ठीक है, दूसरा जो ट्रीटी हुई वो कहां पर आके रुकी? वो हुई पौंडीचेरी की। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था डुप्ले का एक्साइटमेंट, है ना। डुप्ले ने एक्साइटमेंट में बिना प्लानिंग के इस बार अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और ऊपर से डुप्ले को फ्रांस से सपोर्ट नहीं मिला। थर्ड ट्रीटी में अंग्रेजों ने इस बार आक्रमण किया और वांडीवास के युद्ध में, कौन सा युद्ध? थर्ड ट्रीटी पहले हम लिख देते हैं। जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी पेरिस की, और इस युद्ध में 1760 में भारत में एक युद्ध होता है किस किस के बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में पूरी तरह भारत से एटलीस्ट 1760 में फ्रांस को भगा दिया गया और कर्नाटक वाले एरिया पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है जी, अब लास्ट हमें पढ़ना है मैसूर। मैसूर को पढ़ना शुरू करते हैं। कर्नाटक तो छोटा सही है, कर्नाटक के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ कई बार अगर क्वेश्चन आता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में चला, तो आपको लिखना होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध की आपको तारीख भी याद होनी चाहिए, 1756 से 1763 तक चला। पेरिस की संधि कब हुई? 1763 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। ये सारी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें लास्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैसूर। मैसूर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसकी मैप की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये तमिलनाडु के आसपास थोड़ा नीचे ये वाला एरिया था मैसूर वाला। ठीक है, ये इधर कर्नाटक है, ये मैसूर वाला एरिया था। देखो, मैसूर के संस्थापक बने हैदर अली। संस्थापक तो नहीं, एक राजा बने। इससे पहले बहुत सारे राजा थे। हम पढ़ना शुरू करते हैं हैदर अली के समय से। ठीक है, ये बात, हैदर अली का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1721 में। कहां जन्म हुआ जी? 1721 में। बहुत ही साधारण परिवार में। लेकिन हैदर अली शुरू से ही पता नहीं क्यों एक राजा वाले सारे लक्षण लेके पैदा हुए थे। अपने बचपन से थोड़े से बड़े होने के बाद जैसे ही 11-12 साल के हुए, इन्होंने मैसूर की आर्मी ज्वाइन कर ली। और आर्मी ज्वाइन जब इन्होंने करी तो उन दिनों मैसूर गृह युद्ध से प्रभावित था। 20 साल तक मैसूर में युद्ध चलते रहे आपसी। और उन दिनों जब मैसूर में आपसी युद्ध चल रहे थे तो उस एक आर्मी का हिस्सा थे हैदर अली। युद्ध में इन्हें मौका मिला, लगातार ये अपने आप को युद्ध में इन्होंने न्योछावर किया और युद्ध अच्छे से लड़ते गए और अपना प्रमोशन करते गए और प्रमोशन करते करते 20 साल बाद पूरे मैसूर की आर्मी के चीफ बन गए। जब ये पूरी मैसूर की आर्मी के चीफ बन गए तो उसके बाद अब पूरे मैसूर की आर्मी इनके कंट्रोल में, एक मजबूत इनको ओहदा मिल गया और उन्होंने उस ओहदे का इस्तेमाल करके मैसूर का इससे पहले जो राजा था तख्ता पलट कर दी और हैदर अली खुद गद्दी पर बैठ गए। अब हैदर अली जब गद्दी पर बैठे तो हैदर अली के अंदर क्या था ना कि बहुत ही इकलौते ऐसे राजा थे जो उस समय अंग्रेजों में मार सकते थे। अंग्रेजों को ठिकाने लगाना इन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे मैसूर का साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। मैसूर के आसपास के जो एरिया थे उनको जीतना शुरू किया। अब ये बात अंग्रेज देख रहे थे कि यार इतनी मुश्किल में जाके तो कभी कर्नाटक हमने जीता है, हैदराबाद हमने जीता है, अब फिर नीचे एक ऐसा राजा पैदा हो गया जो धीरे धीरे अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। और तो और हैदर अली रणनीतिक रूप से इतने समझदार थे कि ये जानते थे कि अगर मुझे अंग्रेजों से लड़ना है तो मुझे अपने बेस पे मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे और ऐसे लोगों से जाके गठबंधन बनाना पड़ेगा जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं।
इसलिए हैदर अली ने जाके फ्रांस से दोस्ती करी थी, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड लगातार आपस में लड़ रहे थे। तो हैदर अली ने बोला फ्रांस से कि आप मेरे साथ दो और मैं भी आपके साथ लड़ूंगा, और जब मेरी आपको जरूरत होगी तो मैं आपके पास आऊंगा, और जब आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मेरे पास आना। अब वो तो क्या है, हैदर अली ने भैया फ्रांसों से तो दोस्ती कर ली, और 1755 तक आते आते लगभग हैदर अली इतने मजबूत हो जाते हैं कि इनका अच्छा खासा दबदबा होने लगता है, जनता के बीच में इनका अच्छा खासा नाम होने लगता है। अब इस चीज को अंग्रेज ज्यादातर और टॉलरेट नहीं कर सकते थे, और उन्होंने प्लानिंग बनाई कि भैया अब हैदर अली पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। तो 1767 के आसपास 1767 के आसपास जो अंग्रेज होते हैं वो हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों? सिंपल वही कि हैदर अली को मारेंगे और मारने के बाद मद्रास वाले एरिया और इस वाले पूरे मैसूर वाले एरिया पर हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहां पर अंग्रेज जो है सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं ना, कि हैदर अली को कम भाप लेते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, हैदर अली एक बहुत ही कट्टर और लड़ने वाला, मार काटने वाला राजा था। इधर 1767 में जब अंग्रेज अटैक करते हैं हैदर अली पर, तो हैदर अली मारता है अंग्रेजों को गंदा, और मजबूरन अंग्रेजों से एक समझौता करता है, एक संधि करता है, जिस संधि को बोला गया मद्रास की संधि। और इस मद्रास की संधि के तहत कुछ शर्तें ऐसी रख देता है हैदर अली अंग्रेजों के सामने कि अंग्रेजों को मानना पड़ता है। और इस संधि में सीधा बोल देता है हैदर अली कि मेरा इस पूरे युद्ध को लड़ने में जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा दोगे मेरे को। मतलब मैं तुमसे लड़ा हूं, मेरी कितने रुपए के गोले बर्बाद हुए, गोला बारूद, बंदूक मेरी इतनी बर्बाद हुई है, इतना मेरा एम्युनिशन बर्बाद हुआ है, इतनी मेरी आर्मी मरी है, टोटल इतना मेरा खर्चा खाने पीने का उठा है, सारा पैसा मेरे को दो। तो पूरे युद्ध में 1767 में जितना भी हैदर अली का खर्चा हुआ था, सारा खर्चा उसने अंग्रेजों से ले लिया था। कौन सी संधि के तहत? मद्रास की संधि के तहत। और खर्चा लेने के बाद बोल दिया कि हर महीने तुम मेरे को इतना टैक्स दोगे, और अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर मार लगाऊंगा। ये अंग्रेजों की नाक काटने वाली बात थी, क्योंकि अंग्रेज पूरे भारत साम्राज्य में तो अपना दबदबा बना रहे थे, हर जगह अंग्रेज जाके खुद टैक्स ले रहे थे। यहां हैदर अली अंग्रेजों से टैक्स लेने वाली बात कर रहा था। अंग्रेजों को बहुत जल्दी समझ आ गया कि अगर हमने हैदर अली को टैक्स देना शुरू किया तो बाकी राजाओं के भी मंसूबे चढ़ जाएंगे, उनके भी अंदर ये भावना आ जाएगी कि जब हैदर अली अंग्रेजों से टैक्स ले सकता है तो हम क्यों पीछे हटे। और यदि राजाओं के अंदर ये मेंटेलिटी आ गई तो हम बहुत जल्दी यहां से हमें भागना पड़ेगा अपना बोरिया बिस्तर बांध के। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई फटाफट भले ही हमने समझौता कर लिया है, लेकिन इस समझौते को ज्यादा दिन तक हम टिके रहने नहीं दे सकते। तो इधर अंग्रेज करें क्या? तो इधर अंग्रेजों ने इस बार पूरे मैसूर के आसपास रह करके अपनी आर्मी बड़ी करी। उधर इंग्लैंड से पूरा एक मैसेज भिजवाया कि इस बार हम हैदर अली पर आक्रमण बहुत बड़ी संख्या की आर्मी के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हैदर अली को नहीं रोका गया तो ये आने वाले समय में हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। और साथ के साथ हैदर अली के जीतने के कारण में से एक ये भी था कि हैदर अली ने जाके फ्रांस से दोस्ती कर ली थी। तो हैदर अली ने, अंग्रेजों ने पहली पूरी प्लानिंग बना ली थी कि दूसरे युद्ध में जब हैदर अली से हम लड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि फ्रांस भी आके हैदर अली का सपोर्ट करे, इसलिए हमें एक बड़ी आर्मी के साथ जाना है। और फिर दोबारा अंग्रेज दूसरा युद्ध कर देते हैं, किस पर? हैदर अली पर। और इस दूसरे युद्ध में, जो सेकंड युद्ध होता है, इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। हैदर अली क्या हो जाता है जी? मारा जाता है, क्योंकि अंग्रेज इस बार हैदर अली से खार खाए बैठे थे कि इस राजा की इतनी हिम्मत कि इसने हमसे टैक्स ले लिया, इसकी इतनी हिम्मत, हम भारत में आए थे व्यापार करने, पैसा बनाने, जितना हम पैसा बना रहे हैं वो सारा पैसा कौन लेने लगा था? हैदर अली। और इस कहीं ना कहीं बेकार भावना से उन्होंने हैदर अली को सेकंड वॉर में क्या कर दिया? मार दिया। अब जब हैदर अली की मृत्यु होती है तो हैदर अली के बाद गद्दी पर बैठा इसका बेटा टीपू सुल्तान। आप सबने नाम सुना होगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली। और हैदर अली कहां के राजा थे? दक्षिण भारत में मैसूर के। कौन से युद्ध में हैदर अली मारे गए? तो जो दूसरा युद्ध अंग्रेजों के साथ मैसूर का हुआ था, उस युद्ध में हैदर अली मारे गए। और क्योंकि हैदर अली इस युद्ध में मारे गए थे और अंग्रेज कहीं ना कहीं इस युद्ध में हावी थे, इसलिए दूसरे युद्ध को एक समझौते के तहत रोका गया। और दूसरा युद्ध जिस समझौते पर रुका, उस समझौते का नाम था मंगलौर की संधि। ये जगह पड़ती है जी, मंगलौर की संधि के तहत अंग्रेजों ने कुछ एरिया मैसूर के ले लिए, जो पुरानी संधि उसने हैदर अली से करी थी उसको नकार दिया, और टीपू सुल्तान को गद्दी पर बैठने के लिए आश्वासन दे दिया।
लेकिन उनको क्या पता था कि टीपू सुल्तान उनके लिए आने वाले समय में हैदर अली से भी बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा, क्योंकि टीपू सुल्तान संपूर्ण भारत का एक बड़ा ही योद्धा राजा था, बहुत ही तगड़ा राजा था। टीपू सुल्तान के अंदर गर्म खून बहता था। आपको इसके स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि किस बुद्धि का इंसान था। ये कहता था कि 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जियो, कि सीधे जाओ, लड़ो कटो, या तो मरो या मारो, डर डर के जीना किसी से बेकार है। टीपू सुल्तान इस प्रवृत्ति का राजा था। अब जब टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा तो टीपू सुल्तान इतना ज्यादा दूरदर्शी था कि वो जानता था कि अगर मुझे अंग्रेजों से टक्कर लेनी है तो मुझे अपने साम्राज्य का आर्थिक स्वरूप अच्छा करना पड़ेगा। अगर मेरे पे पैसा नहीं होगा तो मैं आर्मी बड़ी नहीं बना पाऊंगा, बड़ी आर्मी मेरे पास नहीं होगी तो मैं अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए अगर संपूर्ण भारत में उस समय सबसे ज्यादा व्यापार पर किसी ने ध्यान दिया तो उनमें से एक था टीपू सुल्तान। वो जानता था जितने ज्यादा हमारे विदेशी संबंध बाकी देशों से अच्छे रहेंगे उतना ज्यादा हमारा राज्य पर पकड़ अच्छी होगी। इसलिए इसने चीन में, रसिया में, अरब में, पूरे फ्रांस वगैरह में हर जगह अपने राजदूतों को भेजा और हर जगह बताया कि इन दिनों एक मैसूर में राजा बैठा है टीपू सुल्तान, हम उसके राजदूत हैं जो आपके देश में आए हैं आपसे बातचीत करने। और क्योंकि सबसे बड़े इंग्लैंड के दुश्मन थे फ्रांस, इसने फ्रांस से तो इतनी नजदीकियां बढ़ाई पूछो मत। और फ्रांस में उन दिनों 2 दल हुआ करते थे, एक गरम दल एक नरम दल। ठीक है, गरम दल को इंग्लिश में बोला जाता था वहां पर जैकोबिन दल, जैकोबिन पार्टी या जैकोबिन दल। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के जैकोबिन दल को ज्वाइन किया और उसने बताया कि मैं भी गरम दल का नेता हूं। देखो नेता होते थे गरम दो तरीके के, अगर आप पढ़ेंगे चाहे भारतीय इतिहास में पढ़े, इंग्लैंड के, अमेरिका के, फ्रांस के, कहीं के भी इतिहास में पढ़े, नेता 2 कैटेगरी में बांटे जाया करते थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल में वो नेता थे जो हर चीज का इलाज लाठी डंडे से ढूंढते थे कि अच्छा सामने मुझे कुछ भी बोला, उठाओ लाठी डंडा, लड़ने चले जाओ। नरम दल में वो लोग हुआ करते थे जो किसी भी समस्या को जब समाधान चाहते थे वो बातचीत से, जैसे भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये नरम दल के सदस्य थे। और वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये नरम दल के, गरम दल के सदस्य थे। और नरम के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये नरम के थे। ठीक है, जो नरमी से बात करे वो नरम दल और जो गर्मी से बात करे वो गरम दल का सदस्य। तो फ्रांस का जो गरम दल था उसका नाम था जैकोबिन दल। टीपू सुल्तान ने जाकर उसको ज्वाइन कर लिया सो दैट कल को फ्रांस मेरे साथ पक्का खड़ा रहे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने नौसेना का निर्माण किया। वो जानता था जब तक समुद्र में पकड़ अच्छी नहीं होगी तब तक हम युद्ध में हारने के चांसेस हमारे ज्यादा होंगे। तो इसलिए अगर नौसेना पर सबसे ज्यादा निर्माण पर उन दिनों किसी ने ध्यान दिया वो टीपू सुल्तान था। एक और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ने को मिलती है कि ये धार्मिक रूप से बड़ा सहिष्णु था, बड़ा सेक्युलर था, बहुत ही सेक्युलर था ये। इसने अपने समय में सिक्के चलवाए जिसमें एक साइड राम जी और दूसरी साइड सीता जी छपे हुए थे, जबकि ये खुद मोमडन था, मुस्लिम था। ठीक है, ये जो अंगूठी पहरा करा करता था उसमें राम जी बने हुए थे। और अगर आप पीछे पढ़ेंगे तो हमारे क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन में एक बहुत महान प्रसिद्ध इंसान हुए जिनका तोड़ तो बड़ा मुश्किल है, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने शंकर जी का या सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए भारत की चारों अंतिम जो दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चारों जगह मठों का निर्माण करवाया था। उन चारों मठों के निर्माण में जो दक्षिण भारत में जो मठ बनवाया था शंकराचार्य ने, वो श्रृंगेरी में बनवाया था। श्रृंगेरी में, ये मैसूर के आसपास जगह पड़ती है। और इस श्रृंगेरी के आसपास जब मराठाओं ने आक्रमण किया था तो इस श्रृंगेरी के मठ को वो तोड़ के चले गए थे। जब टीपू सुल्तान बाद में आके गद्दी पर बैठा था तो उसने श्रृंगेरी में जो मठ बना हुआ था या मंदिर जो बना हुआ था, जिसको कभी हजारों साल पहले शंकराचार्य बनवा के गए थे, टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को रिपेयर करवाया। जबकि ये मठ सनातनी धर्म को फॉलो कर रहा था टोटल, और ये इस्लामियत का था टीपू सुल्तान। फिर भी इसने भारतीय सनातनी धर्म के मठ को रिपेयर कराया। इसका मतलब सेक्युलर राजा था। किसानों की व्यवस्था इसने बहुत अच्छी करी, इसने दूरदर्शी था, इसलिए इसने व्यापारिक संबंध, विदेशी संबंध बहुत अच्छे बनाए। लेकिन अंग्रेज इन दिनों तक बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पावरफुल हो चुके थे। टीपू सुल्तान का साम्राज्य बहुत छोटा था। टीपू सुल्तान के पास आर्मी, टेक्नोलॉजी, पैसा बहुत कम था एज कंपेयर टू ब्रिटिश।
और ब्रिटिश अब जान चुके थे कि टीपू सुल्तान धीरे 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 हैदर अली से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये भी हैदर अली जैसी हमारे सिर में दर्द करेगा। तो इस बार अंग्रेजों ने प्लानिंग कर ली कि टीपू सुल्तान पर भी आक्रमण किया जाए, और तीसरी बार अंग्रेज फिर दोबारा से मैसूर पर अटैक करते हैं। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़ता है, अंग्रेजों को घुटने टिकाए रखता है पूरी तरीके से। लेकिन मैंने बताया अंग्रेजों की क्योंकि आर्मी बड़ी मजबूत थी, इसलिए टीपू सुल्तान को इस युद्ध में हारना पड़ा। और ये तीसरा युद्ध होता है, ये फाइनली तीसरा युद्ध एक संधि पर जाकर खत्म होता है, जिस संधि को बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखो जी, ये संधियां याद होनी चाहिए, अभी मैं एक साथ लिखवाऊंगा इनको। श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इस संधि में टीपू सुल्तान से बहुत ही बेकार समझौते अंग्रेज कर लेते हैं। देखो टीपू सुल्तान तो आ रहा है, अंग्रेज जो बोलेंगे टीपू सुल्तान को मानना पड़ेगा। तीसरी संधि के तहत टीपू सुल्तान के बच्चों को अंग्रेज पकड़ के ले जाते हैं और एक बहुत भारी भरकम मात्रा में बोल के चले जाते हैं कि आज के बाद से हर महीने तू मेरे को इतना पैसा देगा। और क्यों देगा? क्योंकि तू हमसे युद्ध हारा है, तेरे बच्चे हमारे हवाले हैं, अगर तू नहीं देगा तो हम तेरे को मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे। अब टीपू सुल्तान हर महीने अपने साम्राज्य का जो टोटल टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजों को बेचारा दिए जा रहा है। इससे समस्या क्या हुई कि मैसूर के अंदर पैसों का आर्थिक घाटा लगने लगा। यही अंग्रेजों की प्लानिंग थी कि कैसे भी करके मैसूर के आर्थिक रूप को घाटा दे दिया जाए। और क्योंकि टीपू सुल्तान को इतने बड़े अमाउंट में हर महीने कर्जा देना हुआ करता था, अंग्रेजों को टैक्स देना हुआ करता था, इस कारण टीपू सुल्तान भी अब परेशान हो गया। उसके बच्चे अंग्रेजों के पास हैं, साम्राज्य उसका चल नहीं रहा है, अंग्रेजों से उसने एक ऐसी संधि कर ली है जिससे उसे घाटा ही घाटा है। अब वो चाह रहा है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। चौथी बार टीपू सुल्तान बड़ी मेहनत करके बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ अंग्रेजों पर आक्रमण करता है। और अंग्रेज बोलते हैं कि बहुत हो गया, पहले हैदर अली से लड़े, अब ये आ गया है, 2-3 बार इससे लड़ लिए, फिर भी लड़े जा रहा है। चौथे युद्ध में पूरी तरह अंग्रेज टीपू सुल्तान की फाइल को निपटा देते हैं और पूरे मैसूर पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। ठीक है जी, तो मैसूर को ऐसे जीता। तो देखो हमने ट्रीटी पढ़ी है, ट्रीटी एक बार मैं लिखवा देता हूं, ट्रीटी एक बार लिख लो सारी एक साथ, कैसे कैसे क्या क्या रही किन किन के साथ। आज हमने कर्नाटक और मैसूर के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले कर्नाटक के साथ 3 ट्रीटियां हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, पहली संधि एलासापा की संधि, दूसरी पौंडीचेरी की संधि, और तीसरी संधि आके रुकी थी पेरिस की संधि। ये तो है कर्नाटक के लिए। फिर हमने पढ़ी मैसूर के लिए। मैसूर में जो पहली संधि हुई वो मद्रास की संधि पर आके रुका युद्ध। दूसरी जो संधि हुई वो मंगलौर की संधि। तीसरी जो संधि हुई वो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथी संधि में तो भैया टीपू सुल्तान को निपटा दिया गया। टीपू सुल्तान की क्या कर दी गई? मृत्यु, और पूरे मैसूर पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ठीक है जी, तो अब हमने देखो लगभग पूरा पढ़ लिया है। अगर आप समझेंगे तो ये पूरा कर्नाटक उन्होंने जीत लिया, ये मैसूर जीत लिया, इधर हैदराबाद जीत लिया, इधर मराठाओं का जीत लिया, इधर पूरा ये पंजाब जम्मू कश्मीर वाला एरिया जीत लिया, इधर अवध जीत लिया, इधर पूरा बंगाल जीत लिया। संपूर्ण भारत पर कंट्रोल हो गया अंग्रेजों का। ठीक है जी, तो आज हमारी मेडाइवल हिस्ट्री यहां पर खत्म हो गई। अब कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। पूरे कितने लेक्चर लग गए? 44-45 लेक्चर लगे, 1-1 घंटे के लगभग। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए पूरी मेडाइवल हिस्ट्री, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए, मैं वहां पर आंसर दूंगा। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।